मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी तरह की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यही 3 फील्ड है ना जो पूरे संसार में फैली हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ई से। हाँ मैडम, ई तो पढ़ लिया, अब पढ़ो बी। बी मैग्नेटिक फील्ड को एम मत लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड इज बी। थंब करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो, ये रहा वायर। ये निब जिस डायरेक्शन में है वो करंट की डायरेक्शन है। दिस इज थंब करंट की डायरेक्शन में रखा। पी पॉइंट पे फिंगर कहाँ जा रही है? इनवर्ड, यहाँ से इनवर्ड जा रही है और ऐसे वायर को यहाँ से आउटवर्ड आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुई बेटा? इनवर्ड। तो कंसेप्ट पूरा सीखना काम आता है, आधा अधूरा नहीं कि तुमने बस राइट हैंड थंब रूल सीख लिया। अरे ये भी बात है, याद रखो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 अगस्त को शाम 6 बजे मैं आपसे मिलूंगी और पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर 4 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, या कई बुक्स में लिखा होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठो और शुरू हो जाओ। तो सुनो भाई, बहुत समय पहले की बात है, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, कैसा वायर है? सीसी वायर, करंट कैरिंग वायर, उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास ला रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। और जबकि हम जानते हैं कंपास निडल जो रिफ्लेक्ट होती है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अभी तक जब तक ये नहीं ऑब्जर्व हुआ था तब तक क्या सोचते थे कि मैग्नेटिक फील्ड तो बस मैग्नेट ही बनाएगी ना आसपास। बट यहाँ पर पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट कैरिंग वायर के पास जब हम मैग्नेटिक कंपास ला रहे हैं, कंपास निडल ला रहे हैं, तो वो क्या हो जा रही है? डिफ्लेक्ट। यानी कि लिखूं कि मैग्नेटिक कंपास shows deflection when it is placed near a current carrying wire। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि अगर मैंने इस करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी भी डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो गई, चेंज हो गई, जस्ट अपोजिट हो गया डिफ्लेक्शन। या डिफ्लेक्शन जो है वो हो गया इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो पहली तो बात ये बात यहाँ पर निकली कि भाई जो करंट कैरिंग वायर है वो भी अपने आसपास क्या बना रहा है? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अभी तक जब तक ये नहीं पता था तब तक मैग्नेट ही अपने आसपास क्या बनाती थी? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर इन्होंने ऑस्टेड ने सबसे पहले ये देखा कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ। अच्छा, और ये भी देखा गया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जा रही है अगर हम क्या कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है? कहीं भी किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी तरह की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, यही 3 फील्ड है ना जो पूरे संसार में फैली हुई हैं। तो कैसे पता चलता है कि उस जगह वो फील्ड मौजूद है? भाई टेस्ट करते हैं कि हम, जैसे याद करो पॉजिटिव चार्ज होता था तो हम कहते थे पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम अगर साबित करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे कि एक टेस्ट चार्ज निकाल के रखते थे यहाँ पर और हम कहते थे ये प्लस, इस प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहा है? रिपेल। कितने फोर्स से? मतलब जो भी फोर्स लगाता था वहां पे हम कूलम्स लॉ वाला लगाते थे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद है। तो हम कहते थे अगर हम इस रीजन में क्या रख रहे हैं? टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स। यानी कि ये वाला चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? फील्ड। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जब भी हम किसी फील्ड की बात कर रहे हैं, किसी फील्ड की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो फील्ड फोर्स लगा रही होती है किसी भी चीज से। उसी चीज से एहसास होता है हमें कि वहां पर क्या है? फील्ड है। तो यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि उसने कंपास निडल पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक और बात, चैप्टर का नाम क्या है? अगर मैं कहूँ, एनसीईआरटी लिखती है मूविंग चार्जेस, है ना। तो अब मूविंग चार्जेस नाम क्यों है? ये भी इस पे भी आ जाते हैं, है ना। डस्टर कहाँ है? इतनी बात समझ में आई? चलो ये बात नोट कर लेना। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात यह है कि
करंट कैरिंग वायर, ये भाई एक चीज जब शुरू हो जाती है तो उसके आगे सारे चीजें बढ़ती जाती हैं आगे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना एक चार्ज रख के देखो, देखिए इसके साथ क्या होता है। कंपास में रख के देखी तो वो तो डिफ्लेक्ट कर गई, है ना। उन्होंने कहा अब और आगे बढ़ाएंगे, चार्ज रख के देखा और चार्ज को सिर्फ रखा, यानी कि चार्ज किस पे है, रेस्ट पे। कहूं तो कैसा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज। कैसा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज, है ना। तो ये देखा गया कि ये चार्ज बिल्कुल नहीं हिला, ये चार्ज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कि अगर ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमने उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को सिर्फ रख दिया, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रुके हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स is experienced by the charge at rest near the current carrying, सुंदर लिख दे, near the current carrying wire। अच्छा, ये तो नई बात निकली कि रुके हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब चार्ज को जरा चला के देखते हैं। तो ये रहा करंट कैरिंग, ये रहा करंट कैरिंग वायर, और ये रहा चार्ज। मान लो ये चार्ज मूविंग है v वेलोसिटी से, है ना। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर यहाँ नहीं होता तो ये अपना चला जाता सीधा 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 सीधा, बट इस नादान को क्या पता कि ये करंट कैरिंग वायर के पास में मूव कर रहा है ना। तो क्या हुआ, देखा गया कि इसमें आ गया बेटा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन। जाना चाह रहा था ऐसे और डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ऐसे में किधर डिफ्लेक्ट होगा वही पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद कि भैया किधर फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड, वो एक अलग कहानी है, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम कि फोर्स कितना लगाती है मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल मूविंग चार्ज पे, मूविंग चार्ज जब हमने देखा किसके पास रखा, हमने किसके पास लेके गए मूविंग चार्ज को, नियर दी करंट कैरिंग वायर, है ना। तो इसमें क्या मिला हमें, डिफ्लेक्शन, है ना। तो क्या हुआ, इट डिफ्लेक्ट्स, यानी कि मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो एक लाइन का भाई यहाँ से बात याद कर लो कि चार्ज एट रेस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। अच्छा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है क्या। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और यहाँ पे मैंने चार्ज रेस्ट पे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यार इसके ऊपर फोर्स लगता था क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज होता था तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। रुके हुए चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। अच्छा, इस बात से एक और बात साबित हुई यहाँ पे, यहाँ पर ये देखा गया कि अगर ये चार्ज रुका हुआ है और रुके हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो करंट कैरिंग वायर के पास रखा है, इसका मतलब ये है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है ना। कौन सी फील्ड है, जो फील्ड है वो कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती इस करंट कैरिंग वायर के आसपास तो वो इस चार्ज पे फोर्स लगाती, है ना। तो यानी कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर श्योर हुए कि भैया हाँ बात सच है कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। दूसरी बात कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर है उसके पास में अगर तुम रुका हुआ चार्ज रखोगे, ठीक है, तो वो रुके हुए चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाती, ठीक है। तो आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर है एकदम। मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाती है, हटा दें, चल। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि देखो सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, करंट कैरिंग वायर की वजह से भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उन्होंने कहा अच्छा होती है, हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका सिंबल लाओ। तो भैया कितनी ताकत है उस मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, कितनी इंटेंस फील्ड है, कितनी फील्ड है कितनी फील्ड नहीं है, उसे किससे मेजर किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ भैया कितनी है, इंटेंसिटी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई से। हाँ मैडम, ई तो पढ़ लिया, अब पढ़ो बी। बी मैग्नेटिक फील्ड को एम मत लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ठीक है। चलो भाई, दिस इज बी। अब इसमें सुनोगे कहा कि ये तो बताओ, अच्छा ठीक है लेकिन कितनी होती है। तो याद करो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वहां फोर्स कितना होता है ये बताया था किसने, कूलम ने,
है ना, कूलम्स लॉ हम सब ने पढ़ा था, है ना। और यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये बताया एक साइंटिस्ट बायो सेवर्ट, टी साइलेंट है भैया, बायो सेवर्ट्स लॉ जिसे कहते हैं, है ना। ये क्या बताता है हमें, ये क्या बताता है वही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सुनो भैया, मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, और मैं आपको इसके साथ साथ पढ़ाऊंगी एक चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो सुनो बेटा, करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर, है ना, या आप बहुत डेप्थ में जाओ तो आप बोलोगे टेंसर, है ना। बट अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, है ना। डायरेक्शन होती है बट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का ये ओबे नहीं करती, इसलिए जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर, अलजेब्रिक सम होता है। तो भैया यहाँ पर करंट एलिमेंट एक चीज ली गई, वो मैं समझाऊंगी यहाँ पर कि व्हाट इज करंट एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, उसके पास एक पॉइंट है P, और इस P की यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना जिसमें कर भैया वायर में पूरे में करंट फ्लो हो रही है, बट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट माना DL वेक्टर, और इस एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रही है, छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी लेनी थी, ठीक है, इसीलिए DL लिया गया और एक एलिमेंटल लेंथ ली गई, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लेंथ, छोटा सा एलिमेंट DL जिसमें करंट फ्लो हो रही है। फिर से बोलूं कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन करंट की होती है। क्या समझ रहे हो आपको? चलो जी, तो हमने कहा इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो कि R दूरी पर है, क्या बताओ, फील्ड बताओ। ये बायो सेवर्ट कहते हैं कि हम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता देंगे, लेकिन ड्यू टू अ करंट एलिमेंट पूरे वायर की वजह से कितनी फील्ड यहाँ पे बन रही है, ये बायो सेवर्ट का लॉ नहीं बताता। यानी कि जैसे याद करो, कूलम्स लॉ वैलिड था सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ऐसे ही बायो सेवर्ट लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ ओनली फॉर करंट एलिमेंट या एलिमेंटल लेंथ के लिए वैलिड है भैया। ये पूरे वायर के लिए वैलिड नहीं है। बायो सेवर्ट ने कहा भैया छोटे से की वजह से फील्ड बता देंगे, पूरे वायर की वजह से अगर तुम्हें चाहिए या किसी और शेप ऑफ वायर की वजह से तुम्हें चाहिए तो भैया इंटीग्रेट कर लो, मैथ्स लगा लो। तो पहली बात तो ये। और क्या कहा उन्होंने, मैं यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रही हूँ, पहले वेक्टर फॉर्म लिख रही हूँ। क्या है भैया वेक्टर फॉर्म? इन्होंने कहा देखो इसकी वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ लिख देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज, और मैं वेक्टर फॉर्म में लिखी हूँ, फिर मैं स्केलर फॉर्म पे आऊंगी। तो छोटा सा एलिमेंट इज dB, दिस लेंथ, इस तरफ जिस पॉइंट P पर मुझे फील्ड निकालनी है, इस ये वायर अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, फील्ड। इस पॉइंट P पर मुझे क्या निकालनी है, फील्ड। किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, ना डरना मत, म्यू नॉट, जैसे एप्सिलॉन नॉट आया था शुरू में, अजीब लगा था, म्यू नॉट आया है, आदत पड़ जाएगी। जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना वहां पे, उसी तरह, है ना, एनालॉजी से देखेंगे, उसी तरह म्यू नॉट आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पे होता था 1 अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पर वो चीज म्यू नॉट बाई 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, जो कि कितनी दूरी पर है, r, है ना। ये r वेक्टर की डायरेक्शन होगी जिस भी पॉइंट पे, यहां से इस तरफ, और ये जो एंगल है ये थीटा है। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अच्छा मैम एक बार इसको और जरा स्केलर फॉर्म भी लिख के बता दो। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। भैया एक बात बताओ, dl क्रॉस r को क्या मैं लिख सकती हूँ, dl r साइन थीटा? हाँ मैडम, तो i dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब, एक r से एक r कैंसिल, तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से
इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी। अच्छा कैसे लिखते हैं इसको, शुरू ऐसे करते हैं भाई साहब कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि बायो-सैवर्ट लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर इन सबको जब तुम इकट्ठा करके लिखते हो तो प्रोपोर्शनल की जगह जो कांस्टेंट लगता है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब क्या म्यू नॉट है, क्या क्या कहानी है, पहले ये नोट करो फिर मैं बताती हूँ कि म्यू नॉट क्या है ना। इसकी वैल्यू जैसे याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 9 × 10 की पावर 9। ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। अभी यूनिट बताते हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड की भी बताते हैं, म्यू नॉट की भी बताते हैं, म्यू नॉट क्या है ये भी बताते हैं। म्यू नॉट बहुत डिटेल में पता चलेगा आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में, जहां पर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे किसकी, मैटर की, तो वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो कि व्हाट इज म्यू नॉट। पहले इतना नोट कर लो, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। दिस इज वेक्टर फॉर्म dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, r क्रॉस dl नहीं, dl क्रॉस r बाय r क्यूब, और यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया और ये कौन सी फॉर्म लिख दी मैंने, स्केलर फॉर्म, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया है। क्या बात समझ में आ गई, छाप लिया, छाप लो, नोट कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे की बात देखो, मैं ये रख कर रही हूँ ऊपर का, नीचे का नहीं करूंगी, जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, समझ रहे हो। देखो भैया, चलो अब मैडम ये म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होती है परमिएबिलिटी। अरे भैया परमिएबिलिटी याद है एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, देखो मैं तुम्हें साथ साथ रिवीजन कराते जा रही हूँ। परमिटिविटी किसकी होती थी, फ्री स्पेस की, एयर है ना, वैक्यूम, वही मतलब है ना। और ऐसे ही म्यू नॉट किसकी परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर में, ठीक है। अच्छा उसी तरह जैसे याद करो रिलेटिव परमिटिविटी होती थी ना, तो क्या लगाते थे तुम, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऐसे ही यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी मैडम, मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, समझ रहे हो। तो ये बात यहाँ पे भी वैलिड है। अच्छा अब मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, अच्छा ये वैल्यू मत भूलना, जैसे तुम्हें ये रट गई है ना भाई, ये तो शुरू में आई थी कितनी अजीब, याद करो क्लास 12 शुरू तक ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। कई लोग तो क्या करते हैं ई, और कई लोगों की आदत होती थी 11 तक ई ऐसा बनाने की, फिर एप्सिलॉन भी ऐसा आ गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो उसमें दो ई नजर आ रहे हैं। तो भाई फिजिक्स में सिंबल्स की बड़ी वैल्यू होती है ना। अगर आप सिंबल स्मॉल यू कह रहे हो वो इनिशियल वेलोसिटी है, कैपिटल यू लिख रहे हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्मॉल भी लिख रहे हो तो वो फाइनल वेलोसिटी है, और कैपिटल भी लिख रहे हो तो वॉल्यूम है। तो भैया बहुत अपने जो सिंबल्स हैं उनको सही से लिखा करो, है ना, वरना खुद ही कंफ्यूज रहोगे। चलो अब मैं बात कर रही हूँ यूनिट्स की बात करेंगे। किसकी यूनिट देखिए मैडम, दो चीजों की बता दो। एक तो मैडम पहले ऐसा यूनिट बताओ आप, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि है मैडम बी। तो ध्यान से सुनो, इसकी एक यूनिट होती है जो ऐसे यूनिट है दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैडम कहाँ से आई, यहाँ तो ना कहीं फोर्स नजर आ रहा है ना कोई। अरे कुछ समय बाद तुम पढ़ोगे फोर्स का फॉर्मूला, कुछ समय बाद तुम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, और जब तुम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहां पे उस फॉर्मूले से ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकलेगी दैट इज न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। अच्छा एक और यूनिट होती है इसकी, टेस्ला है ना। एक और यूनिट होती है अदर यूनिट, देखो ये तो ऐसा यूनिट में आ गई, ठीक है। अच्छा एक और हो जाती है, जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते थे हम, E.A। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको लिखेंगे 5E, और उसका फॉर्मूला सोचो क्या हो जाएगा, B.A। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, ठीक है। और ये एरिया है, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अदर यूनिट भी देखने को मिल जाती है, अगर मैं अदर यूनिट कहूँ दैट इज नॉट ऐसा यूनिट, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट जो है दैट इज गॉस,
1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैडम इसकी भी बता दो लगे हाँ तो म्यू नॉट की, अरे निकाल लो या तो म्यू नॉट की ना, इस फॉर्मूले से निकल भी आएगी वरना याद। एक और बता देती हूँ मैं, एक तो म्यू नॉट क्या है बच्चों, बोलो बोलो, परमिएबिलिटी। तो एक तो म्यू नॉट की यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक यहां से भी निकाल सकते हो तुम, डीवी इक्वल टू क्या है देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देखो इसके लगाएंगे एम्पियर, साथ में मीटर अपॉन इसकी लगेगी मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट की निकालनी है, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, डीबी की टेस्ला लगा दी, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो देखो क्या आ गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो परमिएबिलिटी की एक और यूनिट याद कर लो, कहाँ गई यहाँ पे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद क्या करनी है भाई, समझ लो, निकाल लोगे उसके बाद तो, है कि नहीं है। तो ये जो है ये आया आपका, ये क्या है भैया, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो ड्यू टू करंट एलिमेंट। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, B इज इक्वल टू नॉट B इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू, ध्यान रखना ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं, हटा दूं, चल चलो भैया। अब देखो क्या क्या बातें हो गई मैडम। सबसे पहले ये पता चल गया कि करंट कैरिंग के आसपास, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ बिल्कुल मैम, पता चल गया। मैम कितनी होती है ये भी पता चल गया, किसने बताया, बायो सेवर्ट ने, है ना, हाँ बायो सेवर्ट्स लॉ ने बताया। मैम होती है ये पता चल गया, कितनी होती है ये पता चल गया, एक और बता दो किधर होती है, ये कैसे पता चलेगा, मतलब क्या बता दो, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो मैटर कर रही है। उसमें हमने देखा था ना कि अगर हम करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं तो रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो डायरेक्शन तो निकालनी है। तो अगला हेडिंग सब जान ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, अगला हेडिंग होने वाला है डायरेक्शन, माइक वाइक चल रहा है भाई, हाँ चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी। अरे तो एक तो मैं साइड में वेक्टर फॉर्म लिख देती हूँ आपके लिए, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब है। देखो वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब है, वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब है, स्केलर फॉर्म में नीचे स्क्वायर है। चलो तो भाई पूरे चैप्टर में ये बात तुम याद रखना, पूरे चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, यहां पर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा किसी भी फॉर्मूले में, जो भी इस चैप्टर में आने वाले हैं, जैसे थोड़ी दिनों बाद मिलेगा तुम्हें F इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, V क्रॉस B, है ना, फिर थोड़ी देर बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे फॉर्मूला मिलेगा फोर्स का, I इज इक्वल टू L क्रॉस B, है ना। तो यहाँ पर देखो क्रॉस क्रॉस मिलेगा ना हर जगह। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जो भी दो चीजों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा that gives you the direction of ये, जैसे यहाँ पे कहूँ what gives you the direction of force, तो तुम कहोगे V क्रॉस B gives you the direction of force। जैसे यहाँ कहूँ what gives you the direction of force, L क्रॉस B gives you the direction of force, है ना। और हम क्रॉस प्रोडक्ट के एक रूल से एक बात जानते हैं कि जब भी दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या मिलता है भैया, इन वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तभी तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट हो, थोड़ी सी 11 भी देख ली, दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर स्केलर मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर रही हूँ और आंसर भी वेक्टर मिल रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मुझे इन दो के क्रॉस प्रोडक्ट से ये मिल रहा है तो ये पक्की बात है कि इसकी डायरेक्शन, इसके पास भैया डायरेक्शन होगी, वेक्टर है भैया, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी 100% इसके भी, और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी 100% इसके भी। पक्की बात है भाई, ये तुम मतलब याद रखो भाई, जिसको अभी तक नहीं पता, पता होना चाहिए वैसे तो, नहीं पता तो भैया मैंने बता दिया इसीलिए साथ के साथ, है ना। 12th अगर पढ़ोगे, हम पढ़ा रहे हैं तो 11th उतनी करा देते हैं कि तुमको 12th में तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन
ये तो पता होना चाहिए। चलो फिलहाल तो भैया डायरेक्शन है कि डीएल क्रॉस आर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस जगह, है ना। अच्छा मैम ये किससे पता चलेगा डीएल क्रॉस आर कैसे पता करते हैं? स्क्रू रूल से बेटा। किससे? स्क्रू रूल। मैडम मतलब करके बताओ। यहाँ पे देखो ये है करंट कैरिंग वायर और ये है हमारा पी पॉइंट। तो ये रहा भैया, यहां से ये करंट एलिमेंट है डीएल और ये आर वेक्टर है, इधर से इधर चल रहे हैं तो ये आर वेक्टर हुआ, ठीक है। और ये एंगल डीएल और आर के बीच का थीटा। तो डीएल से आर की तरफ स्क्रू घुमा, डीएल से आर की तरफ क्या घुमाया स्क्रू, कहाँ जा रहा? अंदर। देखो ये डीएल है ये आर है, स्क्रू घुमाओ कहाँ जा रहा? अंदर। तो पी पे आया डायरेक्शन इनवर्ड और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अपने दिमाग से निकाल देना कि हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस से बता सकते हैं। किसी भी चीज की डायरेक्शन हो अगर वो इनवर्ड है तो मैं क्रॉस से ही बताऊंगी। जैसे 11वीं क्लास में टॉर्क भी होता था, है ना, तो इनवर्ड टॉर्क को क्रॉस बना देते थे, है ना। जैसे मैं कहूँ करंट अंदर जा रही है तो मैं उसको क्रॉस बना सकती हूँ, करंट बाहर आ रही है तो मैं उसको डॉट बना सकती हूँ। तो क्रॉस और डॉट पे सिर्फ कॉपीराइट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का नहीं है। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल देना, बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी चीज अंदर की तरफ है उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे निकाला मैंने? स्क्रू रूल से। अच्छा जी, अगर ये पॉइंट इधर होता, मान लो ये पॉइंट पी डैश है और मैं कहूँ इस पॉइंट पे भैया मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर है, ये अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा है, चारों तरफ बना रहा है, इसी जगह नहीं बना रहा है, यहाँ 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 यहाँ। अब हमारा बोर्ड 2D है तो हम इसी प्लेन पे पॉइंट पी ले सकते हैं। यहाँ हवा में कैसे बनाएंगे ऐसे पॉइंट पी, कैसे यहाँ पे मार्कर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। बना अपने चारों तरफ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर और इधर ही बना रहा है, ध्यान रखना चारों तरफ बना रहा है। तो अगर मैं ये पॉइंट पी ले लूँ तो तुम कहोगे आर मैम ये हो जाएगा। चलो जरा थोड़ा ये इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, साफ सुथरा। ये लो आई डी एल वैक्टर और ये एंगल भी मैंने थीटा ही ले लिया। अब आर वेक्टर ये हो गया। अब जरा डीएल क्रॉस आर करना, ये डीएल ये आर, ऐसे स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब डॉट से दिखाएंगे, है ना, डीबी की डायरेक्शन, छोटे से की वजह से बी बोलेंगे डीबी। नेट फील्ड भी इस तरफ जो आएगी वो इनवर्ड ही आएगी, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ पर फील्ड इनवर्ड ही आएगी, यहाँ पर आउटवर्ड आएगी। अब भाई कौन ही लगाता है स्क्रू रूल? ये लिखने वाली बात होती है कि हाँ भाई स्क्रू रूल लगा दो। सारे लोग कौन सा रूल लगाते हैं भाई, वो मैं सिखा देती हूँ आपको, हटा लूँ। तो हम जो लगाएंगे देखो ये पूरा चैप्टर हम राइट हैंड से ही कर देंगे, पूरा चैप्टर राइट। यहाँ के लेफ्ट हैंड रूल का यूज ही नहीं करेंगे, हम फोर्स निकालने के लिए भी राइट हैंड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो सेकेंड रूल यूज करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। मैडम ये क्या है? मैडम ये है कि ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ये डीएल एलिमेंट है और ये डीएल एलिमेंट की ही डायरेक्शन है। मैडम ये पॉइंट पी है, ये आर है। तो मैम अब बताओ कैसे बताओगे आप? चलो ये पॉइंट पी डैश है और ये एंगल थीटा है। अब हम यहाँ इसको नहीं लगाएंगे, हम लेंगे राइट हैंड। अगर करंट कैरिंग वायर है तो थंब रखो करंट की डायरेक्शन में। सपोज ये रहा मेरा वायर, ये रहा मेरा वायर, तो ये अच्छा यहाँ से करंट ऊपर जा रही है और फिंगर्स देखो पी पॉइंट पे मेरी अंदर जा रही है। ऐसे वायर को पकड़ना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, तब भी ऐसे वायर को पकड़ो तो तुम ये देखो कि तुम्हारी ये फिंगर्स की टिप्स किधर जा रही हैं। यहाँ से जा रही है इनवर्ड और तुमने ये तो जहाँ ये तो इनवर्ड हुई, ठीक है। अच्छा यहाँ से इनवर्ड गई और वायर को पकड़ा और यहाँ से फिंगर की टिप्स कहाँ आ रही है? आउटवर्ड। यहाँ से देख अंदर गई, पकड़ा और ऐसे 3D में इमेजिन कर, यहाँ से कहाँ आई? बाहर। तो यहाँ पे हुई आउटवर्ड, समझ गया? पी डैश, वायर को पकड़ा थंब करंट की डायरेक्शन में, यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम ये रूल यूज करेंगे, समझ आया? नोट कर लो भैया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगेगी? डीएल क्रॉस आर से, स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल से, ठीक। सवाल करें? चलो हटा लो। पानी पी लें क्या भैया? पानी पी लेते हैं। नोट्स बना रहे हो आप लोग, साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। क्या हो गया इसको?
चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है, अ वायर प्लेस्ड along north south direction, देख लो, north south direction carries a current of 10 ampere from south to north. अच्छा, find the magnetic field, find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter north east from the piece। ठीक है, करें सवाल? चलो ये सवाल करते हैं। एक वायर है जो रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है भैया? मैडम ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो वायर ऐसे ऐसे रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है मैडम। कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ऐसे करके करंट जा रही है कितनी? 10 एम्पियर की। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर। वायर बहुत लंबा है, लेकिन ये कह रहे हैं हमें बस 1 सेंटीमीटर की वजह से बता दो। तो ये करंट एलिमेंट हो गया 1 सेंटीमीटर का, यानी कि डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कितना ले सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा, कहाँ पे? एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेटा नॉर्थ ईस्ट समझते हो? तो जस्ट 45 पे काट लीजिए, है ना। अगर हम नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं तो वो 45 पे ही होगा। अगर मैं ये बोलूंगी साउथ ईस्ट तो वो ठीक 45 पे ही होगा, समझे। यानी कि अगर ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये जो पॉइंट पी है ये ठीक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि एंगल बता रहे हैं वो आपको इस बात से 45 डिग्री। तो थीटा, और ये आर वेक्टर हो गया, है ना। तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल थीटा = हो गया 45 डिग्री। और क्या है? 200 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, दैट इज 200 × 10 की पावर -2 मीटर। अब देखो, मुझे लगता है सारी वैल्यूज दी हुई है। छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड होगी, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। μ0/4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। करंट है 10 एम्पियर। डीएल बेटा वेक्टर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर -2। ये है साइन 45 और अपॉन आर 200 सेंटीमीटर। तो 200 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो उतने टेस्ला आएगा। अब सिर्फ यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है, डायरेक्शन बताए बिना अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हो तो वो कंप्लीट आंसर नहीं होता। चाहे पूछा है या नहीं पूछा है, आपको डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी। तो डायरेक्शन हम राइट हैंड से निकालेंगे। देख भाई, करंट फिंगर कहाँ जा रही है? इनवर्ड। इनवर्ड जा रही है तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। क्या बात समझ में आई आपको? बाय सेवर्ट लॉ समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ी। चल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। इन दी गिवन डायग्राम्स या गिवन फिगर्स, करंट कैरिंग वायर्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलो भैया, पहला डायग्राम देखो। मान लो ये है, दिस इज करंट कैरिंग वायर, और एक पॉइंट पी यहाँ पे है और एक पॉइंट पी डैश यहाँ पर है। मुझसे पूछा कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो ये रहा तेरा वायर। पेन तो सबके पास होगा ना? हाँ, तो ये रहा करंट कैरिंग वायर। राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में थंब। अब देखो यहाँ से, अब वायर को पकड़ो तो यहाँ से फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं और यहाँ से आउटवर्ड। इनवर्ड वायर को पकड़ रहे हैं ना, तो ऐसे। तो जहां ये टेक्स्ट देखा करो, ठीक है। यहां से इनवर्ड गई और यहां से आउटवर्ड आई, है ना। तो यहाँ पे हो गया इनवर्ड फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे हो गया आउटवर्ड फील्ड की डायरेक्शन, है ना।
छोटे से एलिमेंट की वजह से जो लेंगे, फील्ड की डायरेक्शन पूरे वायर की वजह से इस रीजन में सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डायग्राम ले लो भैया। चलो चलो यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो, वायर को पकड़ो, ये रहा वायर, ये निब जिस डायरेक्शन में है वो करंट की डायरेक्शन है। दिस इज थंब, करंट की डायरेक्शन में रखा, पी पॉइंट पे फिंगर कहाँ जा रही है, इनवर्ड, यहाँ से इनवर्ड जा रही है, और ऐसे वायर को यहाँ से आउटवर्ड आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुई बेटा, इनवर्ड। किसकी डायरेक्शन हुई, मैग्नेटिक फील्ड की, इस रीजन में। ठीक, अब अभी मैंने तुम्हें बताया कि हटा दूंगी, ऊपर ही करूंगी, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो क्रॉस और डॉट होते हैं वो सिर्फ उस पे कॉपीराइट मैग्नेटिक फील्ड का ही नहीं है भैया, ठीक है। तो क्रॉस और डॉट मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड। तो अगर मैं ऐसे वायर लो, ये वायर रखा हुआ है, ये रहा वायर, और इसमें मैं कहूँ करंट इनवर्ड जा रही है, तो कैसे बनाऊंगी मैं इस वायर को, अगर मुझे अपनी कॉपी पे बनाना है। तो ये करंट है। अब इसका मतलब ये है, तो इमेजिन कर लिया, इसका मतलब ये है कि करंट इनवर्ड ऐसे जा रही है, समझ गया बात को। अब इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, मुझसे इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है ना। एक और मार्कर ले लूं मैं क्या, तो मैं समझाने के लिए, ये देखो, ये करंट है, ये करंट है इनवर्ड, और ये आर दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक, अब मैं वही लगाऊंगी भाई, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल, करंट कहाँ है भाई, इनवर्ड है, करंट है इनवर्ड, ये लो, और थंब ऐसे फिंगर्स जा रही है मेरी ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे देखो, वायर को पकड़ा और पी पॉइंट पे फिंगर मेरी नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। ऐसे बाहर होती करंट तो ऊपर जाती, नीचे जा रही है भैया, नीचे लेकिन किधर मैडम, नीचे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एग्जैक्ट डायरेक्शन बताओ मैम, एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता चली, ये तो पता चल गया नीचे है, बट ध्यान से सुन, क्या मैंने तुझे ये बताया था कि डीएल क्रॉस आर से गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ डीबी, और डीबी की डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है 100% डीएल के, और डीबी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी 100% आर के, यानी कि ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी। तो देख, आर ये है, आर ये है, एक और मार्कर ले लें भैया, सॉरी, ये है आर, ये है करंट, है ना। अब मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता है नीचे है, बट मुझे नीचे वो वाली डायरेक्शन लेनी है जो आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर हो। आर की बना दे तो अपने आप डीएल की हो जाएगी, आर के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये। अगर वो आर के परपेंडिकुलर है तो क्या वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है, हाँ देख दोनों के है। तो मैं आर से ठीक 90 डिग्री पे ये डायरेक्शन बनेगी फील्ड की, समझे बात। तो कंसेप्ट पूरा सीखना काम आता है, आधा अधूरा नहीं कि तुमने बस राइट हैंड थंब रूल सीख लिया। अरे ये भी बात याद रखो कि डीएल क्रॉस आर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ डीबी। अच्छा एक और बता दो इसी बात पे, एक आउटवर्ड करंट ले लेते हैं, आउटवर्ड ले लो भैया, आउटवर्ड, ये पॉइंट पी ले लो। अब बता दो भैया, ये करंट है, ठीक है, यानी कि वायर ऐसे रखा है और करंट आ रही है बाहर, ठीक है, करंट आ रही है बाहर। तो बताओ, राइट हैंड, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। अब करंट आ रही है बाहर, राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर और पी पॉइंट पे फिंगर ऊपर जा रही है। ऊपर भैया मैडम किधर, ऊपर, ऊपर तो बहुत सारे ऊपर है, ये भी 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 ऊपर है। तो ऊपर में हमें पता है कि वो वाला ऊपर जिसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आर से जस्ट परपेंडिकुलर पे डायरेक्शन बनेगी फील्ड की, कितने डिग्री पर, तो ऐसे करके देखो, करंट, आर, फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आई होप आपको बायो-सैवर्ट लॉ समझ में आया होगा, है ना। इसकी डायरेक्शन लेना मैग्नेटिक फील्ड की आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में लेने वाली हूं मैं बायो-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो।